हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो चैप्टर चल रहा था आनुवंशिक अभियांत्रिकी, तो उसको आगे नेक्स्ट करते हैं कंप्लीट। अध्याय 15 आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि जीन ट्रांसफर करने के लिए, किसी वांछित उत्पाद को प्राप्त करने के लिए एक जीव से जीन को निकालकर दूसरे जीव में जीन का स्थानांतरण करना, और विज्ञान की यह शाखा क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। और इसमें सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा था वांछित जीन की पहचान, यानी जो उपयुक्त जीन है जिससे हमें उपयुक्त उत्पाद प्राप्त हो सकता है, उस जीन की पहचान कैसे की जाती है, किस प्रकार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उसे अलग किया जाता है, किस प्रकार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और उनका नामकरण किया जाता है। फिर दूसरा हमने देखा था कि वांछित वाहक की उपयोगिता या वाहक का चयन, यानी वाहक यानी जो जीन को ले जाता है परपोषी कोशिका में, उस जो गाड़ी को हम क्या बोलते हैं? वाहक। और ये मुख्यतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं, और 3 प्रकार के वाहक के रूप में प्रयुक्त थे, मैंने आपको बताया था। एक प्लाज्मिड, एक कोज्मिड, और एक होता है बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी। तो सबसे पहला वाहक हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मिड। देखिए, प्लाज्मिड होता है, किससे बोला जाता है? बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड बोला जाता है। और ये प्लाज्मिड है वो, वैसे नॉर्मली बैक्टीरिया का जो अपना खुद का डीएनए होता है वो होता है कुंडली नुमा होता है, लड़ी नुमा होता है, लेकिन उसके साथ एक और एक्स्ट्रा बैक्टीरिया के शरीर में डीएनए पाया जाता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मिड। आपने जो प्रोकैरियोट्स वाला, यूकैरियोट्स वाले जो पार्ट्स पढ़े उसमें बैक्टीरिया जब चैप्टर हमने पढ़ा तो उसमें देखा था, आपके 11th क्लास में भी था, देखा था कि बैक्टीरिया के शरीर में बैक्टीरिया का एक आनुवंशिक डीएनए होता है, उसके अलावा एक और वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड बोला जाता है। तो देखिए, जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, इसमें ये जो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। और एक उसका खुद का कुंडलिनीनुमा डीएनए होता है। तो ये होता है जीवाणु का आनुवंशिक डीएनए। जैसे हर जीव के अंदर डीएनए पाया जाता है, अपना स्वयं का आनुवंशिक डीएनए होता है, उसी प्रकार बैक्टीरिया का भी अपना एक आनुवंशिक डीएनए होता है। और उसके अलावा बैक्टीरिया में जो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। वृत्ताकार डीएनए, और इस वृत्ताकार डीएनए को क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। ठीक है, ये है एक प्रकार का जीवाणु या बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड किसे बोलेंगे? जीवाणु में उपस्थित अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में प्रयुक्त, वाहक के रूप में प्रयुक्त। ठीक है, जो प्लाज्मिड होता है इसके अंदर क्या लक्षण होते हैं कि एक तो इसके डीएनए में जीन को जोड़ने के लिए विशिष्ट संयोजी स्थल पाए जाते हैं,
इसमें परपोषी कोशिका के भीतर जाकर प्रतिकृति करने की क्षमता पाई जाती है, जीन को ले जाने के लिए उपयुक्त होता है, इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। और ये जो इसमें लक्षण होते हैं वही एक प्रकार के वाहक में लक्षण उपस्थित होने चाहिए, इसलिए प्लाज्मिड का उपयोग है वो वाहक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं प्लाज्मिड में क्या क्या महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। तो अब हम देखते हैं प्लाज्मिड के महत्वपूर्ण क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए क्या क्या एक वाहक वेक्टर के अंदर जो लक्षण होने चाहिए वो इस प्लाज्मिड में उपस्थित होते हैं कि इसमें कौन कौन से लक्षण है। देखिए
इसमें परपोषी जीन को जोड़ने के लिए उपयुक्त क्या होते हैं, संयोजी स्थल पाए जाते हैं, जहां पर हम उपयुक्त जीन को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसमें परपोषी कोशिका में प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, जिससे ये परपोषी कोशिका में जीनों की संख्या बढ़ाएगा। इससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, ताकि वहां पर क्या कर सके, काटकर वांछित जीनों को जोड़ा जा सके, और ये प्रतिकृति के पश्चात परपोषी कोशिका से आसानी से अलग किए जा सकते हैं। आया समझ में? तो ये प्लाज्मिड में उपस्थित गुण है, और सर्वाधिक उपयुक्त किया जाने वाला जो प्लाज्मिड होता है उसका नाम है PBr 322। तो उसको नोट करते हैं, पहले यहां तक नोट कीजिए। तो देखते हैं इसमें सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड कौन सा होता है, PBr 322। सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड कौन सा होता है, PBr 322। PBr 322। तो आपको पूछा जा सकता है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर वाहक के रूप में जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त प्लाज्मिड होता है वो कौन सा होता है, PBr 322। तो देखिए ये जो PBr 322 होता है, इसके अंदर किस प्रकार प्रक्रिया की जाती है कि जो PBr 322 है, ये इस प्रकार की संरचना वाला होता है। इसके अंदर एक भाग होता है जो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी होता है, और एक भाग होता है जो एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी होता है। ये होता है टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी, टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी, और ये होता है एम्पिसिलिन के प्रतिरोधी।
देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है, जो बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करती है, वायरस के विरुद्ध काम करती है। तो बैक्टीरिया की संरचना होती है वो इनके प्रति प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न कर लेती है, प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेती है। तो अगर टेट्रासाइक्लिन औषधि का उपयोग किया जाएगा तो ये वाला भाग उसके विरुद्ध काम करेगा, अगर एम्पिसिलिन का उपयोग किया जाएगा तो ये वाला भाग उसमें उपयोग करेगा। तो ये जो PBR 322 है, ये संरचना है इसकी। इसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी और एक होता है एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी। अब हम जो हमारा वांछित जीन जोड़ेंगे वो हम इन दोनों के बीच में जोड़ेंगे। कहां पर जोड़ा जाएगा? इन दोनों के बीच में। और वांछित जीन जोड़कर क्या करेंगे? फिर इसको दूसरे जीव में प्रवेश करवा देंगे, जिससे ये वहां पर प्रतिकृति करेगा और हमारी इच्छा का जीन है वो परपोषी कोशिका में विकसित हो जाएगा और उसमें उसी के अनुरूप है वो लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। अब हम इसको जो टेट्रासाइक्लिन ये PBR 322 है, इसके अंदर हम किस प्रकार जोड़ते हैं जीन को? तो सबसे पहले ये जो गोलाकार DNA है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटा जाता है और काट कर सीधा कर लिया जाता है। सीधा करके फिर क्या किया जाता है? यहां से काटेंगे और यहां से काटेंगे तो ये क्या है? सीधा हो जाएगा। फिर यहाँ बीच वाले भाग के अंदर इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? हम जोड़ देंगे हमारा वांछित जीन और फिर उसको लाइगेजेस एंजाइम द्वारा वापस खंडों को जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट हम प्रोसेस कैसे करते हैं। वांछित जीन को PBR 322 के साथ जोड़ना। जैसे देखिए ये PBR 322 है, अब क्या किया जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा इसको यहां से काटा जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटना। और जब इसको काट दिया जाएगा तो ये सीधी लड़ी हो जाएगी, ये इस प्रकार की लड़ी हो जाएगी। ये इस प्रकार की लड़ी हो गई। तो अब हम हमारा वांछित जीन इसके साथ जोड़ देंगे। ये हम इसका इतना ही भाग रखते हैं। ये हमारा क्या है? वांछित जीन। इसको हम क्या करेंगे? इसके साथ जोड़ेंगे तो नई संरचना बनेगी और फिर उसको वापस हम क्या करेंगे? वृत्ताकार कर देंगे लाइगेजेज एंजाइम द्वारा। इतना भाग देखिए ये यहां पर जुड़ गया है। और बाकी भाग के अंदर हम क्या करेंगे? इसको वापस कनेक्ट कर देंगे।
तो ये PBr 322 ऐसा बन गया है, जिसमें हमने क्या कर दिया, परपोषी वांछित जीन को इसके साथ अटैच कर दिया है, और अब ये परपोषी कोशिका में जाकर गुणन करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये प्लाज्मिड वाला भाग था। उसके बाद जो दूसरा वाहक के रूप में प्रयोग लेता है वो है जीवाणु भोजी। तो देख स्टूडेंट्स, जीवाणु भोजी किसे बोला जाता है? जीवाणु भोजी कोई जीवाणु नहीं होता है, विषाणु होता है। तो इनको नाम जीवाणु भोजी क्यों दिया गया है? क्योंकि ये विषाणु वो होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया? जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी जीवाणु नहीं होते हैं, क्या होता है? विषाणु होते हैं। तो आपको परिभाषा लिखनी है कि जीवाणु भोजी वे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं। जीवाणु भोजी कहलाते हैं। अगला पॉइंट, वाहक के रूप में जीवाणु भोजी सबसे उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये बड़े डीएनए का प्रतिकृतिकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके द्वारा अनावश्यक डीएनए भाग को हटाकर शेष डीएनए की बड़ी मात्रा में प्रतिकृति की जा सकती है। ठीक है,
नोट कर लीजिए जीवाणु भोजी के बारे में। और सर्वाधिक उपयुक्त किया जाने वाला जीवाणु भोजी है लेम्डा। उदाहरण है जो जीवाणु भोजी वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है लेम्डा, और इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि जो लेम्डा वाहक होता है वो किस प्रकार का वाहक है। वो जीवाणु भोजी है या नहीं, वो एक प्रकार का वायरस है। तो देखिए ये हमने जीवाणु भोजी देखा। इसके बाद जो अगले वाहक प्रयुक्त किए जाते हैं वो है कोजमिड। देखिए कोजमिड ऐसे वाहक होते हैं जिसमें प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी दोनों के समान गुण पाए जाते हैं। अर्थात कोजमिड, प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी का मिश्रित रूप है। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए कोजमिड के बारे में।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कोजमिड, प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी वाहक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमने क्या किया था, जीन की पहचान, वांछित जीन की पहचान। इसके अंदर हमने वांछित जीन को पहचाना था और उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा क्या किया था, अलग किया था। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम देने के हमने नियम पढ़े थे। फिर क्या किया जाता है, इस वांछित जीन को अलग किया जाता है और उसका वाहक की पहचान की जाती है, वांछित वाहक की पहचान। वाहक के रूप में हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया होता है उनका उपयोग किया जाता है और बैक्टीरिया के प्रकार थे प्लाज्मिड, कोजमिड और बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी। उनके अंदर क्या महत्वपूर्ण लक्षण होने चाहिए कि उनके अंदर प्रतिकृति की क्षमता होनी चाहिए, उनमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा उन्हें आसानी से काटा जा सकना चाहिए। उसके अलावा उनमें परपोषी जीन को जोड़ने के लिए विशिष्ट संयोजी स्थल होने चाहिए, उन्हें वापस परपोषी कोशिका से आसानी से अलग किया जा सकना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण युक्त वाहकों का हमने क्या किया, चयन किया। फिर नेक्स्ट, वांछित जीन की वाहक के साथ, वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ना, वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ना। ये हमने प्रोसेस देख लिया था कि किस प्रकार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसे काटता है, फिर सीधा करता है, फिर रेस्ट एम्पिसिलिन प्रतिरोधी और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी स्थानों के मध्य क्या कर देता है, उसको जोड़ देता है और एक नया पुनर्योजित वाहक का निर्माण कर देता है। अब इसको जोड़ दिया, अब इस वांछित, अब इस वाहक को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाएगा। वाहक का परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाएगा और प्रवेश करने के बाद वाहक क्या करेगा, परपोषी कोशिका में गुणन करेगा यानी वृद्धि कर देगा, डीएनए की प्रतिकृति करेगा। वाहक द्वारा परपोषी कोशिका में गुणन करना और इसके पश्चात क्या होगा, वांछित उत्पाद की पहचान, वांछित जीन की पहचान की जाएगी। पहले की जो हम चाहते थे वो जीन बना कि नहीं बना, वांछित जीन की पहचान, वांछित उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हमें वांछित उत्पाद की प्राप्ति, और ये जो उत्पाद प्राप्त होगा उसे क्या बोला जाएगा, आनुवांशिक पुनर्योजित जीन, जीव, या हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक पादप। वे जीव जिनके जीन है वो आनुवांशिक विधियों द्वारा रूपांतरित कर दिए गए हो, उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रांसजेनिक पादप बोला जाता है। तो ये पहले क्रम लिखिए, फिर हम परिभाषा लिखते हैं ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जीव की। तो इन चरणों से गुजरने के बाद जो हमारे पास नए जीव प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जीव बोला जाता है। यानी वे जीव जिनमें आनुवांशिक पुनर्योजित डीएनए उपस्थित हो या जिनके जीन है वो आनुवांशिक विधियों द्वारा रूपांतरित कर दिए गए, उन्हें क्या बोले जाएंगे, ट्रांसजेनिक जीव। तो नेक्स्ट परिभाषा नोट करते हैं। ट्रांसजेनिक जीव में क्या लिखेंगे, वे जीव जिनमें विजातीय डीएनए यानी अलग प्रकार का डीएनए, विजातीय डीएनए उपस्थित हो, अर्थात वे जीव जिनके जीन
वे जीव जिनके जीन आनुवांशिक विधियों द्वारा रूपांतरित कर दिए गए हो, ट्रांसजेनिक जीव कहलाता है। नोट कर लीजिए परिभाषा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ट्रांसजेनिक जीव तक और जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो प्रक्रम होता है उनको क्रम वाइज पढ़ा। बाकी कुछ आपके cDNA उनके क्रियाविधि है वो, और बाकी बचते आपके वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।